enemy has infiltrated across the LOC in the Kargil sector. This is the first time anywhere in the world that an air force has been tasked to undertake operations against an enemy operating at such heights. अगस्त 1947 को आज के दिन ही हमें आजादी मिली थी। लेकिन एक देश सही मायने में कब आजाद माना जाता है? वो तब इंडिपेंडेंट माना जाता है जब वो अपने डिसीजन खुद ले सके और अपना फ्यूचर खुद लिख सके। इस वीडियो में दो तारीख याद रखिए दोस्तों, 1999 और 2026। 1999 वो साल था जब हमने कारगिल वॉर लड़ी। बोफोर्स के गोले खत्म हो गए थे और एक एक गोला हमें $1000 का पड़ा था। 2026 में श्रीहरिकोटा से एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट का विक्रम-1 ऑर्बिट में पहुंचता है और हम दुनिया के वो तीसरे देश बन जाते हैं जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। 27 साल में एक बोफोर्स का गोला खरीदने से लेके स्पेस पहुंचने तक ये है हमारे आत्मनिर्भर भारत की कहानी। हमारा यान अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। And we've had call-outs of separation of the payload fairing. We have successful, and we have sun rising behind it. It is the dawn of a new space era. आज इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में हम ये देखेंगे कि इसरो और डीआरडीओ ने दूसरी प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर कैसे सेल्फ रिलायंस और इंडियनाइजेशन को हमारे देश का फ्यूचर बनाया है। हम कुछ कंपनीज के बारे में भी बात करेंगे जो एनएससी लिस्टेड है और इस पर्टिकुलर सेक्टर में डिफेंस और एरोस्पेस में इसरो और डीआरडीओ का साथ दे रही हैं और हमारे देश को सेल्फ रिलायंट बनने में और डिफेंस इंपोर्ट को कम करने में हेल्प कर रही हैं। दोस्तों, क्यों जरूरी है अपना हथियार बनाना? 1999 में जब कारगिल वॉर हो रहा था तो उस समय लगातार बोफोर्स के गोले दागे जा रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 50,000 गोले दागे गए थे और एक एक गोला $1000 का खरीदना पड़ा। जब लड़ाई हो रही होती है तब कोई गोले का प्राइस नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि उस समय अपने देश की रक्षा कैसे की जाए। इस लड़ाई से हमें 3 लेसन मिले। सबसे पहला, डिपेंडेंसी रिस्क। अगर आप किसी कंपनी पर डिपेंडेंट हैं और उसने सप्लाई रोक दी तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी वॉर को लड़ना। दूसरा, कॉस्ट। इंपोर्ट जब हम करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी देते हैं जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म करता है। तीसरा, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। जब आपके पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती तो आप सिर्फ एक ऑपरेटर होते हो, मैन्युफैक्चरर नहीं, और ऐसे में सप्लाई चेन अगर रुक गई तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी वॉर में अपनी स्थिति को बचाना। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने यूक्रेन वॉर में देखा। आज 25 साल बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के एक डेटा के हिसाब से हम करीबन 1.5 लाख करोड़ की आर्टिलरी सपोर्ट अपने देश में ही प्रोवाइड करा देते हैं। आज की डेट में हमारी डिपेंडेंसी मात्र 10% है। 90% एम्यूनिशंस हम इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी कम होती है और हमारा फॉरेन रिजर्व भी बचता है। अब आता है मिसाइल्स एंड नेविगेशन सिस्टम। दोस्तों, हमने सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइल बनाई है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ये जमीन से, हवा से, पानी से, एयरक्राफ्ट कैरियर से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सटीक मारक क्षमता हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 सिविलियंस की जान गई। जवाब में इंडिया ने 7 से लेकर 10 मई 2025 के बीच लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का गेम चेंजर था ब्रह्मोस। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से 15 से 19 ब्रह्मोस मिसाइल दागे गए जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गिरे और हमने LOC भी क्रॉस नहीं किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO डॉक्टर जयतीरथ जोशी के मुताबिक मिसाइल ने 10 में से 10 फ्लॉलेस स्ट्राइक की। हर टारगेट हिट हुआ मार्क 3 की स्पीड से और चाइनीज ओरिजिन के एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए। इसी प्रेसिजन की वजह से पाकिस्तान को जल्दी सीज फायर करना पड़ा और इसके बाद दुनिया भर में ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई। फिलीपींस पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बना। 2024 में उसको डिलीवरी दी गई और अब वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ डील कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा सऊदी अरब, UAE, ब्राजील, इजिप्ट, थाईलैंड और चिली जैसे 12 और कंट्रीज से बात चल रही है। एक ऐसी चीज है जो हम कभी भी किसी भी डिफेंस एंगल में डिस्कस नहीं करते, हमारा अपना GPS सिस्टम नाविक। नाविक इज नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ी जब कारगिल वॉर में अमेरिका ने हमें GPS डेटा देने से मना कर दिया।
दोस्तों कोई भी मिसाइल और डिफेंस सिस्टम जीपीएस पे डिपेंड करता है। खासकर अगर आप गाइडेड मिसाइल यूज करते हो तो उसके अंदर जो भी जीपीएस सिस्टम होता है वो अमेरिकन सर्वर से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में हर देश को अपना जीपीएस सिस्टम डेवलप करना जरूरी हो जाता है वॉर के टाइम पे। चाइना, रशिया, कनाडा, अमेरिका, इनके पास अपने जीपीएस सिस्टम है। सिमिलरली हमारे गवर्नमेंट ने भी नाविक सिस्टम डेवलप किया और अभी रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें जितने भी ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई उन सबको इसी के थ्रू कंट्रोल किया गया था। नाविक इसका गारंटी देता है कि इंडिया का मिसाइल और ड्रोन का गाइडेंस कभी भी किसी और के हाथ में नहीं होगा, क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे आप किसी फॉरेन पावर के हाथ में अपना जीपीएस सिस्टम और अपने देश की सुरक्षा नहीं दे सकते। अब बारी आती है आसमान में आत्मनिर्भरता की। इसके लिए हमारे पास तेजस है जो कि हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो इंडिया खुद बनाता है। इसके अलावा प्रचंड और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर्स भी हम बना रहे हैं। ये सारे के सारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिजाइन कर रहा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। प्रचंड हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो कि सियाचिन जैसी जगहों के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि ध्रुव आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड तीनों के लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। Target is a convoy of tanks and trucks. 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot! Weapons hot! Fire! Target destroyed. Returning home. इसके अलावा इंडिया कावेरी इंजन पे भी काम कर रहा है। अगर ये इंजन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है तो हम अपने 4.5 जनरेशन फाइटर को 5th जनरेशन और 6th जनरेशन तक अपग्रेड कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दोस्तों, अगर ये इंजन सफल हो जाता है तो। अब बारी आती है एयर डिफेंस और ड्रोन की। इंडिया के पास रशिया का बना हुआ S-400 है जो कि एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा डीआरडीओ का डेवलप किया हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम इसके साथ इंटीग्रेट किया जा चुका है। इसका रीसेंट एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा, जब पाकिस्तान से कई हजारों ड्रोन्स भेजे गए और ये सारे के सारे सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिए गए। ड्रोन्स में सबसे रीसेंट अचीवमेंट है डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का बना हुआ ULPGM, जिसके V3 वेरिएंट का अभी अभी ट्रायल कंप्लीट हुआ है। इस ड्रोन को प्रेसिजन लॉन्च के लिए यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम टैंक और किसी भी लैंड थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसको हवा से हवा में लॉन्च किया जा सकता है और हवा से जमीन पे भी मार की जा सकती है। तो किसी का भी बंकर बर्स्ट करने के लिए या फिर टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है। ये BDL और अदानी डिफेंस सिस्टम ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया है, जिससे यह पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब सीधा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। अब बारी आती है जमीन पर टैंक्स और गन्स की। अर्जुन हमारा मेन बैटल टैंक है जो कि डीआरडीओ और हेवी व्हीकल फैक्ट्री का इंडिजीनियस डिजाइन है। कारगिल के युद्ध के बाद धनुष गन भी इंडक्ट हुआ है जो कि बोफोर्स का इंप्रूव्ड इंडियन वर्जन है। अब आपको एक हिस्टोरिक फैक्ट बताता हूं। कारगिल शॉर्टेज के टाइम पे भारत फोर्ज ने 1 महीने से कम टाइम में 1 लाख शेल मैन्युफैक्चर किए थे। आज भारत फोर्ज टाटा एडवांस सिस्टम और लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर एम्यूनिशन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट लगभग अगले 3 साल में इस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना चाहती है, जो अभी करीबन 20 से 25 हजार करोड़ के आसपास है। अब बारी आती है समंदर में आत्मनिर्भरता की। नेवी के लिए अपनी खुद की शिप्स, सबमरीन्स और कैरियर्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉरशिप की लाइफ साइकिल 30 से 40 साल होती है।
सबमरीन्स स्ट्रेटेजिक सीक्रेट्स हैं और शिप बिल्डिंग मैसिव लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। मजगांव डॉक जो कि मुंबई बेस्ड है, ये हमारे लिए सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स बनाता है। कोचिन शिपयार्ड जिसने इंडिया का सबसे पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बनाया था। कुछ हैंडफुल कंट्रीज ही दुनिया में ऐसी हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन और बिल्ड कर सकती हैं। कोचिन शिपयार्ड उनमें से एक है। इसके अलावा जीआरएससी जो कि कोलकाता बेस्ड है, वो फ्रिगेट और कॉर्वेट्स बनाता है। अब बात करते हैं इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन की। अगर स्पेस की बात आए और इसरो का नाम ना आए, कैसे हो सकता है दोस्तों? इसरो इज बेसिकली इम्पॉसिबल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे रिसर्च जो दूसरी कंट्रीज लाखों अरबों डॉलर लगाकर करते हैं, इसरो उसको बहुत कम प्राइसेस में करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली सबसे कॉस्ट एफिशिएंट अगर कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है देश में, दुनिया में, तो वो इसरो ही है। इसरो की कुछ सक्सेस स्टोरी देखते हैं। अब इसमें भी दो डेट्स याद रखिए दोस्तों, 2014 और 2017। 2014 में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुली पूरा किया, मंगलयान नाम से, जिसका पूरा का पूरा बजट हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी के बजट से भी कम था और इंडिया पहली ही कोशिश में मार्स ऑर्बिट तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया। यूएस, रशिया, यूरोप को मल्टीपल अटेम्प्ट लगे थे ये काम करने में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7. 2017 में एक ही पीएसएलवी रॉकेट से हमने 104 सैटेलाइट स्पेस में स्टैब्लिश किए। इसमें से 84 सैटेलाइट तो अमेरिका के थे। ये उस समय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था और शायद आज भी है। ये इसरो की कॉस्ट एफिशिएंसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि उसका इंडिजीनियस डिजाइन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसको पॉसिबल बनाता है। दुनिया के कई देश भारत पे डिपेंड करते हैं अपने सैटेलाइट को सस्ते दामों पे स्पेस में स्टैब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट आता है चंद्रयान 3 और विक्रम लैंडर। इसको कोई कैसे भूल सकता है दोस्तों? 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल के पास सेफली लैंड हुआ। इंडिया वो चौथी कंट्री बना जो मून पर सॉफ्ट लैंड कर सका है और पहला देश जो साउथ पोल के पास पहुंचा जहां पर पानी है, और वो आगे के फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। ध्यान रहे दोस्तों, ये मून मिशन था, मार्स वाला सेपरेट मिशन था जो कि मंगलयान था, वो 2014 में लॉन्च हुआ था। दोनों अलग अलग माइलस्टोन है और दोनों ही वर्ल्ड क्लास हैं। आपको ध्यान होगा दोस्तों, 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया था। हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था और इसरो के लिए भी, लेकिन उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा, उसको रीडिजाइन किया और चंद्रयान 3 में वही एरर दोबारा नहीं होने दिया। ये तो रही इसरो की बात। अब बात करते हैं प्राइवेट प्लेयर की। इंडिया वो तीसरा ऐसा देश बना जिसके अंदर कोई प्राइवेट प्लेयर स्पेस मिशन में अपने ऑर्बिटर को भेज चुका है। स्काई रूट वो पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडिया की जिसमें ऑलरेडी इसरो के पुराने साइंटिस्ट हैं और उन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। नवंबर 2022 स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट बना जिसने सक्सेसफुल लॉन्च किया। 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट का बड़ा रॉकेट विक्रम 1 मिशन आगमन के नाम से 450 किलोमीटर ऑर्बिट में सक्सेसफुली पेलोड डिप्लॉय करता है और इंडिया उस समय दुनिया का तीसरा यह देश बन जाता है जिसके पास प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट कैपेबिलिटी है। स्काई रूट अब इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न है जिसकी टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है और अब यह विक्रम 2 जैसा बड़ा रॉकेट बना रही है जो हाई पेलोड्स को या हेवी पेलोड्स को स्पेस में जाकर छोड़ सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है। दोस्तों अब बारी है सर्विलियंस सैटेलाइट्स और मिशन शक्ति की। यह एक ऐसा मिशन है दोस्तों जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन यह बहुत सक्सेसफुल मिशन था। स्पेस आज की डेट में सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी कोर है। कार्टोसैट सीरीज जो कि हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग एंड मैपिंग करते हैं, यह हमारे बॉर्डर की मॉनिटरिंग के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया का बॉर्डर आपको पता है दोस्तों कितना बड़ा है। हम दुनिया के सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक हैं, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हमारे पास अपना नेविगेशन, मैपिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम हो। इसमें हमें हेल्प करते हैं रीसैट एंड जीसैट। रीसैट रडार इमेजिंग का काम करता है जो कि रात के टाइम पे या फिर जब बादल हो तो भी इमेजेस बहुत क्लियरली ले सकता है। जो जीसैट सीरीज है वो सिविलियन कम्युनिकेशन भी करती है और मिलिट्री में भी हेल्प करती है। 27 मार्च 2019 को डीआरडीओ ने मिशन शक्ति लॉन्च किया। इसके तहत एक लैंड बेस्ड मिसाइल से हमने एक पुराने अपने ही सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी है जो सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना के पास है। दोस्तों ये इसलिए जरूरी है कि वॉर के टाइम पे अगर कोई
दुश्मन देश का सैटेलाइट हमारे ऊपर आ जाता है और हमारे ऊपर निगरानी रखता है, तो आप इस मिसाइल को लॉन्च करके उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और अपने देश को सुरक्षित रख सकते हो। अब हम बात करेंगे एनएससी लिस्टेड कंपनीज की, जो ये सारी चीजें बनाने में इसरो की और डीआरडीओ की हेल्प कर रहे हैं। ये इन्वेस्टर रेलेवेंट हिस्सा है और इसमें याद रखिए कि सिर्फ इसरो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी कंपनीज हैं जो एसोसिएटेड है, और वैसे भी इसरो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डिजाइनिंग का, डेवलपमेंट का, इसमें बहुत सारी कंपनीज का पार्टिसिपेशन है। अब इसको हम 4 टियर में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टियर जनरली वो बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास बल्क में ऑर्डर जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हुआ, कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। दूसरे टियर में वो कंपनीज आती हैं जो इन बड़ी कंपनीज को इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सप्लाई करती हैं, जिनमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल है, BEL। थर्ड और फोर्थ टियर में आती हैं वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज या फिर MSMEs, जो इन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेयर पार्ट्स और बाकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला लार्ज कैप एंकर में आता है HAL, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। ये तेजस, प्रचंड, ध्रुव और सैटेलाइट इंटीग्रेशन का काम करता है। दूसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्राउंड सिस्टम और स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करता है। तीसरा नाम आता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का, जो मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में है। चौथा बड़ा हेवी वेट है लार्सन एंड टूब्रो, जो कि लॉन्च व्हीकल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाता है और सैटेलाइट सिस्टम इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड एंड GRSE, जो हमारे नेवी की बैकबोन है। ये शिप्स, सबमरीन्स, कैरियर्स, फ्रिगेट्स, ये सब बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ मिड कैप प्लेयर हैं जो कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। इनमें MTAR टेक्नोलॉजी है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन और टर्बो पंप्स इसरो को सालों से सप्लाई करता आ रहा है लिक्विड प्रोपल्शन मिशंस पावर करने के लिए। इसके अलावा लूनर एक्सप्लोरेशंस और न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कोर बिल्ड करना भी MTAR टेक्नोलॉजी की स्पेशलिटी है। डेटा पैटर्न्स लिमिटेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम SAR इसरो को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू प्रोवाइड करती है। उसके अलावा पारस डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो कि स्पेस और डिफेंस के लिए ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम देता है। अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट RF और माइक्रोवेव सब सिस्टम देता है, जबकि मिश्र धातु निगम स्पेसक्राफ्ट स्ट्रक्चर के लिए स्पेशलाइज्ड एलॉय प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, ये लिस्ट काफी लंबी हो गई और अलग अलग कंपनीज को स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट करना बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। तो ऐसे में एक ETF है जो आप अपने स्टडी के लिए कंसीडर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। मो डिफेंस नाम से है, ये मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है। इसकी 98% कॉम्पोजिशन सिर्फ 10 कंपनीज से आती है, जिसमें HAL, BDL, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे शामिल हैं। तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक आजादी का मतलब बदल गया है। पहले सवाल था, क्या हम खुद शासन कर सकते हैं? लेकिन आज सवाल है, क्या हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, खुद अपना फ्यूचर एक्सप्लोर कर सकते हैं? कारगिल के $1000 वाले शेल से लेके स्काई रूट के ऑर्बिटल रॉकेट तक जवाब क्लियरली हां है। और यह जर्नी अभी शुरू हुई है। AMCA फाइटर जेट, गगनयान क्रूड मिशन, अगले जनरेशन सबमरीन्स, ये सब पाइपलाइन में है। ये हमारे भारत का फ्यूचर है दोस्तों। सो भारत के फ्यूचर पे भरोसा कीजिए, जिद्दी इन्वेस्टर बनिए, इन्वेस्टेड रहिए भारत में। इस वीडियो के साथ मेरी 15 अगस्त तक 2030 5 सेक्टर बताने वाली सीरीज का अंत होता है। आई होप आपको बाकी 4 भी अच्छे लगे हों। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। आपको ये सीरीज पसंद आएगी दोस्तों, क्योंकि काफी रिसर्च करके बनाई है और मैंने वो सारी कंपनीज आपको बताई हैं जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मुझे हमारे देश की प्रोग्रेस पे पूरा भरोसा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 20 साल भारत के लिए ग्लोरीफाइड 20 ईयर्स होने वाले हैं। तो अगर आपको भी भरोसा है तो इन्वेस्टेड रहिए। पिछले 5 साल हमने अच्छी तरक्की देखी हमारे देश की और अगले 20 साल मुझे काफी ग्लोरीफाइड लगते हैं। सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, एनर्जी पावर, ये सब ऐसी थीम है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछला 10 साल अच्छा था, अगला 20 साल और अच्छा होने वाला है। आप भी देश की तरक्की में हिस्सा बनिए और देश के साथ आगे बढ़िए। अगर डिफेंस और एरोस्पेस पे ये सीरीज आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट में जय हिंद लिखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच।